हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 1 से 6 नवंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने दोस्तों, सभी को हम लोग इंपॉर्टेंट तरीके से देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगा उत्सव 2021, या फिर इसको बोल सकते हैं कि नदी महोत्सव कब से कब तक मनाया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 से 3 नवंबर के बीच में जो है यहाँ पे गंगा उत्सव 2021 को यहाँ पे मनाया गया, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 3 तारीख को खत्म हो गया। यानी कि 1, 2 और ये 3, यानी कि ये जो गंगा उत्सव 2021 है दोस्तों, वो 3 दिवसीय क्या था, महोत्सव था। ठीक है। और आखिर इसको क्यों मनाया जाता है, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे दोस्तों, कि नदी का महत्व बताने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है, जो कि 1 से 3 नवंबर तक इसको मनाया गया है। यानी कि नदी का महत्व को बताने के लिए गंगा उत्सव को है जो यहाँ पे जो है मनाया जाता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे और डिटेल्स में अगर हम लोग जानना चाहें, तो ये जो गंगा महोत्सव 2021 है दोस्तों, वो आपका 5th एडिशन है। यानी कि गंगा उत्सव 2021 जो है ये 5वां संस्करण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब का ये नवंबर आपका ये पोस्ट किया गया था दोस्तों, पब्लिश्ड ऑन नवंबर 2, ठीक है, 2021, 2 नवंबर 2021 को ये पब्लिश किया गया था। 5th एडिशन का ये है दोस्तों, ठीक है, गंगा महोत्सव। और ये आपका जो है 3 दिवसीय मनाया जाता है। ठीक है, तीन दिनों तक इसको मनाया जाता है। और ये जो है आपका गंगा उत्सव 2021 जो है, इसको हम लोग रिवर फेस्टिवल के भी नाम से जानते हैं। और इस चीज को हम लोग जो है यहाँ पे आप नदी उत्सव भी बोल सकते हैं, या फिर रिवर फेस्टिवल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसको जो है किसके लीडरशिप में बनाया गया दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, आप देख सकते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में इसको जो है इस उत्सव को, इस महोत्सव को मनाया गया। ठीक है, अब समझ में आ गया बात। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग स्टैटिक जीके की ओर देखते हैं। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तथा इसकी शुरुआत कहां से किया गया दोस्तों, दांडी से किया गया है इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दांडी यात्रा जो है दांडी से, साबरमती का दांडी से उसको शुरुआत किया गया था। और अगर इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग, तो संगाई महोत्सव कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, तो संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संगाई जो फेस्टिवल है दोस्तों, वो आपका जो है कब यहाँ पे मणिपुर में मनाया जाता है। सेकंड का बात करें तो मणिपुर में संगाई हिरन पाया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के भी माध्यम से, मणिपुर में जो है संगाई हिरन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में लोकटक झील तथा तैरता हुआ केबुल लामजाओ पार्क यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों, कि विश्व का एक ऐसा झील है जो कि तैरता हुआ झील है। ठीक है, आप उसको केबुल लामजाओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मणिपुर में लोकटक झील तथा तैरता हुआ पार्क का नाम क्या दोस्तों, केबुल लामजाओ। ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, तथा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है दोस्तों वो नागालैंड में मनाया जाता है। पिछले सप्ताह भी हम लोग इस चीज को कवर किए थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी महोत्सव है सबको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे, गोवा में, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे दोस्तों, नागालैंड में इसको मनाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, गोवा कलरफुल यानी सिग्मो फेस्टिवल। ओके, चलिए, नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। वहीं पे आपका नेशनल वाटर जो सेकंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहां से कहां तक है दोस्तों, वो आपका प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है। वहीं आपका बात करें हम लोग वाटरवे सेकंड का, तो घुबरी से लेकर सादिया तक ये मौजूद होगा, जैसे कि आप यहाँ पे वाटरवे नेशनल 1 2 आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान है कहां पे लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। यानी कि अभी तक आप लोग सुनने होंगे चंद्रयान,
ठीक है, मंगलयान। लेकिन अब क्या आ गया है दोस्तों, यहाँ पे मानव युक्त यानी कि मानव भी जाएगा और क्या होगा, महासागर मिशन, जिसका नाम है आपका समुद्रयान। तो समुद्रयान है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये आपको समुद्र के अंदर जाना है और उसमें कुछ खोज करना होगा। ठीक है, तो समुद्रयान के तहत सबमरीन में कहा जाना है, समुद्र की गहराई में जाना है दोस्तों, और खोजबीन करने के लिए इसको भेजा जाएगा कि समुद्र में क्या क्या चीज वहां पे पाया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट चीज वहां पे है, और क्या क्या चीज हम लोग को और अतिरिक्त चीज मिल सकता है। तो सभी को खोजबीन करने यहाँ पे दोस्तों समुद्रयान का उद्घाटन किया गया है। कहां से, चेन्नई से, जो कि यहाँ पे समुद्रयान के तहत जो है समुद्र के गहराई गहराई में सबमरीन के द्वारा जाया जाएगा और वहां पे समुद्र के अंदर में जितने चीज है उसका खोजबीन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा करने वाला भारत कितना देश बन गया दोस्तों, कितना नंबर का देश बन गया? तो ऐसा करने वाला भारत जो है छठा देश बन चुका है, और इससे पहले चीन जो है, जापान, रूस, फ्रांस और यूएसए ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान था दोस्तों, जैसा कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, गगनयान था। भारत का पहला मंगल मिशन कौन है, मंगलयान है दोस्तों, जो कि किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV C-25 के द्वारा 2013-2014 के बीच में इसको भेजा गया था। आप इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गगनयान का इंजन का सफल परीक्षण हाल फिल्म में किया गया दोस्तों, जिसका नाम क्या है, विकास। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गगनयान का जो इंजन है दोस्तों, आप किसी भी गाड़ी को भी अगर चलाइएगा तो उसका इंजन अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे गगनयान का भी जो इंजन है दोस्तों, उसको सफल परीक्षण कर लिया गया है। आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि गगनयान का इंजन का जो इंजन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा विकास। और इसको कौन टेस्ट किया दोस्तों, तो इसको टेस्ट किया है इसरो। ठीक है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 था और इसको PSLV C-11 के द्वारा इसको भेजा गया था। जैसे कि आप यहाँ पे चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 को भी आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, चंद्रयान-2 को GSLV M1 के द्वारा भेजा गया है और इसका लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, विक्रम, और तथा रोवर का नाम है दोस्तों प्रज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन है, INS विक्रांत। आप यहाँ पे इसको फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि भारत का पहला जो विमान वाहक है, विमान वाहक पोत, उसका नाम है INS विक्रांत। आप विक्रांत को फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा है ये कि आप जो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, इस एरिया को मैं दूसरे फिगर में दिखाने की कोशिश किया हूं दोस्तों। यहाँ पे आप जहाज को भी उतार सकते हैं, यानी समुद्र के अंदर से INS विक्रांत के द्वारा जो है, समुद्र के ऊपर से INS विक्रांत के द्वारा जो है जहाज को भी उतार सकते हैं, और यहीं से आप टेक ऑन और टेक ऑफ भी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे है, तो CBSE से है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से है दोस्तों वीर गाथा का यहाँ पे संबंध। ठीक है, चलिए, यहाँ पे वीर गाथा जो परियोजना है वो आपको लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। 20 नवंबर 2020 का यहाँ पे वीर गाथा इसको मनाया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक इसको जो है, ठीक है, मनाया जाएगा। और CBSE से इसको संबंध है दोस्तों, यानी वीर गाथा का संबंध किससे दोस्तों, वीर गाथा परियोजना का संबंध जो है CBSE से है। ठीक है, और CBSE का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसको क्या होगा, इसके तहत क्या होगा, इस परियोजना के तहत वीरता कार्य को देखते हुए पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कौन कौन सा चीज किससे संबंध है उसको हम स्टैटिक जीके के रूप में देखेंगे दोस्तों। निपुण कार्यक्रम का संबंध जो है शिक्षा से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखिए हम लोग बात करें तो पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। उस समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, विलियम बेंटिक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का पहला विधि आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो इसको बनाया गया था, और उसमें भारत का गवर्नर हुआ करते थे विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए, विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में मनाया गया, जो कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी हम लोग कवर किए थे दोस्तों पिछले सप्ताह
कि विजय संस्कृति महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया गया था, कोलकाता में मनाया गया था। अब कोलकाता में इसको क्यों मनाया गया था, विजय संस्कृति महोत्सव क्यों इसको सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1971 को जो है भारत के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से वहां पे अलग किया गया था, यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाया गया था, किसके द्वारा, भारत के द्वारा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। तो इसी आजादी का दिन को याद करने के लिए भारतीय सैनिकों ने जो है विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में इसको मनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू किया गया है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में शुरू होगी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, सहकारी चारा गोदाम के लिए जरिए सस्ती दरों पर चारा मुहैया कराया जाएगा। आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि सहकारी चारा गोदामों में के जरिए सस्ती दरों पर चारा मुहैया करवाया जाएगा, और अगर ऐसा करवाया जाए तो जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के लिए परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जंगल में जैसे कि गाय बैल बकरी को चराने के लिए ले जाया जाता है, तो इसी काल में वहां पे जो जंगली जानवर होते हैं उनके द्वारा अटैक कर दिए जाने के कारण बहुत सारे लोगों का वहां पे क्या हो जाता है, जान चला जाता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने जो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है, और इसके तहत जो है सहकारी चारा गोदाम के जरिए सस्ती दरों पर चारा मुहैया करवाई जाएगी, जिससे जो है बैल बकरी चराने के लिए जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस कल्याणकारी योजना को देहरादून यूके से, उत्तराखंड का देहरादून से इसको शुरू किया गया है दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है सहकारी समितियों को डिजिटल बनाना है, और शिक्षा आपके द्वार योजना तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में है। वहीं पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और लाइकेन पार्क या फिर एरोनॉटिक्स पार्क तथा हिम तेंदुआ पार्क जो है ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा, जो कि आप लाइकेन पार्क जो है आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही अभी नाम बदल करके रामगंगा रख दिया गया है दोस्तों। तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन जो है दोस्तों, है ना, चिपको आंदोलन क्या था, यहाँ पे आपको जानकारी होगा दोस्तों। चिपको आंदोलन में एकदम सिंपल सा शॉर्ट सा बात करें तो उत्तराखंड के राजाओं के द्वारा, वहां पे जब राजा काल हुआ करता था तो वहां पे राजाओं के द्वारा जो है, ठीक है, पेड़ काटने का अनुमति दे दिया जाता है दोस्तों। तो उस पेड़ काटने से बचाने के लिए सभी वहां पे लोगों जो है पेड़ से जाके चिपक जाते हैं, और चिपक चिपक के जो है वहां पे पेड़ को कटने से बचाते हैं, और बोलते हैं कि अगर पेड़ काटना है तो आप पहले हमको मारिए फिर पेड़ काटिएगा। तो इस तरीके से आंदोलन चला के जो पेड़ काटने को रोक दिया गया था, इसी को यहाँ पे चिपको आंदोलन फेमस हो गया दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है उसके में मुख्य लीडर हुआ करते थे, जैसे कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कर्नाटक ने बेंगलुरु में आयोजित 74वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जीत ली है दोस्तों। यहाँ पे आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं कि कर्नाटक में जो हुआ था, कहाँ पे, कर्नाटक में जो हुआ था, कौन सी, 74वीं नेशनल सीनियर नेशनल एक्वाटिक का मतलब आप लोग जानते हैं कि पानी वाला खेल। ठीक है, चैंपियनशिप जीत लिया है कौन, बेंगलुरु जो है यहाँ पे जीत लिया गया। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है परमानेंट ट्रेन बन गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई मैसूर जो शताब्दी ट्रेन है दोस्तों, उसको IMS का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, जो कि क्या है दोस्तों, साउथर्न रेलवे की ट्रेन है। ठीक है, चेन्नई से मैसूर तक चलने वाली ये ट्रेन है दोस्तों, उसको जो है IMS का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। अब इसमें दर्जा क्यों दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इस ट्रेन में सभी आरामदायक सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। ठीक है, और जैसे कि आप एक बात को समझिएगा, इस ट्रेन में जितना भी आरामदायक जो सुविधा होना चाहिए ट्रेन में, सभी आरामदायक सुविधा उपलब्ध है, इसलिए जो है इस ट्रेन को यहाँ पे IMS का दर्जा दिया गया है। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। पहले क्या होता था
कि रेल बजट और आम बजट एक ही में लाया जाता था। ठीक है, कि साल भर में हम लोग जो है कितना आम चीज में खर्चा करेंगे और कितना रेलवे में खर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे रेल बजट और आम बजट एक ही साथ लाया जाता था। लेकिन एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन वहीं पे फिर से बोला जाता है दोस्तों कि विवेक देवराय समिति के द्वारा सिफारिश पर पुनः फिर से 2017-18 में आम बजट को रेल बजट में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, जो कि यहाँ पे सही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेल बजट और आम बजट को एक साथ फिर से कर दिया गया विवेक देवराय समिति के द्वारा, और अब जो है बजट जो आता है रेल बजट और आम बजट साथ में पेश किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा किस बजट के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो एकवर्थ कमीशन के द्वारा। और किस बजट में किस समिति के द्वारा यहाँ पे रेल बजट और आम बजट एक साथ फिर से आ गए, तो वहां पे होगा विवेक देवराय समिति। ठीक है, चलिए हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन जो है दोस्तों असम की ट्रेन है, जो कि बदरपुर स्टेशन में ये शुरू किया गया था। ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेन, ठीक है ना, हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन जो कि असम में इसको चलाया गया था दोस्तों बदरपुर रेलवे स्टेशन से, इसको भी याद रखिएगा। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक भारत तथा नेपाल के सहयोग से बनाया जा रहा है दोस्तों, यानी कि जयनगर से, याद रखिएगा, जयनगर से, भारत का जयनगर से कुर्था, ठीक है, नेपाल का कुर्था, दोनों जो है यहाँ पे दोनों देश मिल करके टोटल 34.9 किलोमीटर का वहां पे क्या रेल लाइन बनाया जा रहा है। कहां से कहां तक, जयनगर से लेकर कुर्था तक। ठीक है, और भारत ने जो है यहाँ पे सहायता राशि दी है नेपाल को, कितना 877,000 करोड़ रुपया जो यहाँ पे दिया गया है, और इसके माध्यम से 35.9 यानी 34.9 यानी टोटल 35 किलोमीटर का यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कि कोलकाता मेट्रो भी शामिल है, तथा नवीनतम रेलवे जोन विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यहाँ पे जो यूएनईपी के द्वारा जो यहाँ पे 2021 का उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को जारी किया गया है। यानी कि इस गैप में क्या होगा दोस्तों कि कौन सा किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा अधिक से अधिक यहाँ पे पर्यावरण को दूषित पहुंचाया जा रहा है, उसके द्वारा उसी को यहाँ पे बताया जाता है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, तथा इसी सम्मेलन के तहत यूएनईपी का स्थापना किया गया था। ठीक है, और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए वहां पे संकल्प लेते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972 को। ठीक है, और उसी के तहत वहां पे उसी सम्मेलन के तहत यूएनईपी का यहाँ पे स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है, जो कि केनिया में स्थित है। वहीं पे बात करें हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था दोस्तों, और इसे अभी बंद कर दिया गया। इस रिपोर्ट में भारत का नवीनतम रैंक कितना है, 63वां है। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिपोर्ट है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन अभी तत्काल में जो इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है जितने भी यहाँ पे काम करने वाले अधिकारी लोग थे, ठीक है, स्टाफ लोग थे, वो लोग इस रिपोर्ट को सर्वे करने और इस रिपोर्ट को यहाँ पे प्रकाशित करने के लिए क्या यहाँ पे सतर्कता नहीं बरतते थे। ठीक है, जिसके कारण से अभी जो है इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो हालिया रिपोर्ट यानी कि नवीनतम रैंक भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हो जाएगा, 63। आखिर यहाँ पे एक लाइन आता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आखिर क्या होता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी देश में बिजनेस को स्थापना करना, बिजनेस ठीक है करना कितना आसान है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, जिसके भारत का रैंक कितना है, 131 है। यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है दोस्तों, यूएनडीपी जारी करता है, जिसमें कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां है। वहीं बात करें हम लोग मानव विकास सूचकांक के 3 आधार है। ठीक है, साक्षरता हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, और जीवन प्रत्याशा हो जाएगा।
इसी 3 आधार के से ही मानव विकास सूचकांक जो है इसको रिपोर्ट जारी करती है। कौन? यूएनडीपी, जिसके तहत भारत का स्थान 121वां है। ठीक है, चलिए। एचडीआई में भारत, एचडीआई में पहला स्थान में नॉर्वे है दोस्तों, और अंतिम स्थान में क्या हो जाएगा? नाइजीरिया हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 139वां हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान का बात करें तो 105 हो जाएगा। ठीक है, रेड डाटा बुक आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? देखिए, एक बुक है जिसके तहत यहाँ पे जितने भी जो है वनस्पति हैं, ठीक है, जितने भी वनस्पति हैं जो कि अभी डेंजर हो चुके हैं, इंडेंजर हो चुके हैं, जो कि विलय की स्थिति में है, जो कि विलुप्त होने के कगार में स्थिति में है, जो कि खत्म होने के कगार में है, तो उनको रेड डाटा बुक में यहाँ पे शामिल कर दिया जाता है और उसको फिर बचाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, चलिए। आईएमएफ के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों, और रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा आप यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें कि भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 142वां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हर साल यानी कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन जो है वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पे क्या था दोस्तों? जन्म दिवस था। इसी कारण से 2014 से 31 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से इनको जाना जाता है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह के समय में वहां, ठीक है, वहां की जो महिलाएं दोस्तों, इनके द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पराक्रम दिवस जो है दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है। और वहीं पे बात करें हम लोग तो इनको लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क को भी कहा जाता है। किनको? इनको मतलब वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस के 1931 कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? केवड़िया गुजरात में मिलेगा। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। ये साधोवैर द्वीप में स्थित है। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसको राम सुतार ने बनाया था दोस्तों, और इसकी लंबाई कुल 182 मीटर है। चलिए, अब विश्व का सबसे ऊंचा जो है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी का ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेच्यू हो जाएगा, जिनका कि यहाँ पे 182 मीटर का है। ठीक है, जो कि भारत में स्थित है। और उसी तरीके से आप घटते क्रम में आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे है ना, आपको देख सकते हैं कौन कहाँ पे स्थित है, और सभी के यहाँ पे हाइट के साथ में सभी का यहाँ पे मीटर को भी लगाया गया है। आप इंपॉर्टेंट तरीके से सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 SEEI में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, और दूसरा राजस्थान राज्य यहाँ पे हो जाएगा। इस सूचकांक को BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल पहला स्थान पे तथा जो है बिहार अंतिम स्थान में है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, किसमें? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। ओके दोस्तों, चलिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? 34वें स्थान पे है, जबकि पहला स्थान में यूएसए हो जाएगा, रसिया सेकंड, चाइना तीसरा और इंडिया जो है चौथा स्थान में। अब बोलेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है, यानी कि किस देश के साथ में, किस देश के पास में ज्यादा से ज्यादा अपना सैन्य शक्ति है, उसके आधार पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को है जारी करता है, जिसमें कि पहला स्थान यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 101वीं है, जो कि भारत में अगर भुखमरी का रैंक दिया जाए तो 101वें स्थान में। ठीक है, चलिए। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन हो जाएगा दोस्तों? विजयनगर, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। दो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, किसका? विजयनगर का, और ये आपका हम्पी का फोटो है। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट, हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मसूरी, उत्तराखंड। ठीक है, आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का क्या था दोस्तों? जन्म दिवस था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे मिलेगा आपको? साधु बेट द्वीप पर स्थित है, जो कि अभी तुरंत हम लोग देखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में बाजार पंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि हाल ही में बाजार पंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप में कारोबार करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। और इससे पहले फर्स्ट नंबर पे थी एप्पल, लेकिन एप्पल को पीछे पछाड़ करके माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी पहला नंबर 1 कंपनी बन गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, भारत में पहले स्थान पर रिलायंस है, और जबकि विश्व में पहले स्थान पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अगर भारत में देखा जाए फर्स्ट स्थान में कौन है? तो रिलायंस कंपनी है, लेकिन विश्व में देखा जाए तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो कि एप्पल को पीछे करते हुए फर्स्ट नंबर हासिल किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मिलकर डीजी सक्षम योजना में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। G20 2021 का सम्मेलन इटली में हुआ था दोस्तों, और G20 2023 का सम्मेलन जो है भारत में होगा। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। एग्जाम में आपको पूछेगा G20 2023 में कहां पे होने वाला है? तो वो भारत में होगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में होगा इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 2021 का सम्मेलन कहां हुआ? इटली में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपने वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है दोस्तों? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, और वहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का बात करें तो ये 1973 का ये अधिनियम है। हेरिटेज ट्री महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। और वन्य जीव योजना जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने डेयरी सहकार योजना शुरू किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा अमित शाह जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेयरी सहकार स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, सहकारी मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन हो जाएंगे? अजय कुमार हो जाएंगे। और सहकारी मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे अमित शाह जी। और डेयरी सहकार योजना का सहयोगी आप देख सकते हैं फिगर के भी माध्यम से, जो कि यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों? अमूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि वर्गीज कुरियन दूध क्रांति के जनक माने जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स में जाकर के देखते हैं कि आखिर ये डेयरी सहकार योजना जो है क्या चीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डेयरी सहकार योजना जो है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2021 को डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना को गुजरात के आनंद में किसानों की आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, आखिर इसमें इस योजना में 5,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया जाएगा दोस्तों। और इसके साथ ही एनसीडीसी द्वारा सहकारी मंत्रालय के तहत सहयोग से, ठीक है, इसमें किया जा रहा है। और इसमें एनसीडीसी दुग्ध खरीद करेगी। ठीक है, गो जातीय करेगी, गो जाति का विकास करेगी, यानी कौन सा गाय अच्छा क्वालिटी का उसको भी देखेगी। और गुणवत्ता आश्वस्ता, ठीक है, पैकेजिंग, परिवहन, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण और डेयरी उत्पादन से निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए इसको यहाँ पे सहायता करेगी। तो आप यहाँ पे इसको सीधा सा बात हम लोग एक लाइन में समझे, तो ये जो है हम लोग का डेयरी मतलब हो जाएगा दूध, सहकार मतलब सहायता, योजना मतलब योजना, यानी सरकार के द्वारा जो है डेयरी सहकार योजना के तहत यहाँ पे किसानों को हेल्प दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत जो है 5,000 यानी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसके तहत जो है यहाँ पे सभी गायों को, ठीक है, डेयरी के क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? तो ये 75वीं स्थापना दिवस, जो भारत का आजादी का 75वीं स्थापना दिवस है, उसके तहत इसको किया जा रहा है। और इस डेयरी सहकार योजना का साथ देने के लिए कौन कंपनी है दोस्तों? अमूल कंपनी यहाँ पे साथ दे रही है। ठीक है, चलिए,
अमूल गुजरात में आनंद में स्थित एक भारतीय डेयरी सहकार समिति है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं और हम लोग सारा चीज इंपॉर्टेंट चीज को देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस अडानोम को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल जो कि डायरेक्टर जो है WHO के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था दोस्तों, और WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, और UN के महासचिव एंटोनियो गुटारेस है जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और अनगोसी अंकोला एबोला WTO के हेड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2-3 हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से देख लिए जो कि एग्जाम में आने की अति संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंस P-15 की भारतीय नौसेना को दिया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस गाइडेड मिसाइल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 164 सेंटीमीटर, और क्षमता हो जाएगा 7500 टन। यहाँ पे सामान को ले जाने का इसका कैपेसिटी होगा। अब बोलिएगा सर ये गाइडेड मिसाइल क्या है? जैसे क्या होता है कि अभी हम लोग मिसाइल छोड़ देते हैं किसी को टारगेट लेकर के, मान लीजिए टारगेट है, मिसाइल छोड़ दिए, तो इस मिसाइल को हम लोग फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गाइडेड नहीं कर सकते हैं, ये भाई रुक जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ और थोड़ा स्पीड चलो। ठीक है, अभी इसे जो दुश्मन का जो डायरेक्शन वो चेंज हो गया है उसको चेंज करो, तो इस तरह का चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी आई बात समझे हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब जो मिसाइल यहाँ पे जो बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, उसका नाम आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग गाइडेड मिसाइल बनाए हैं। इसको अब हम लोग जो है गाइडेंस भी देख सकते हैं, गाइडेंस भी दे सकते हैं, और हम लोग इसका पूरी तरीके से गाइडेंस के द्वारा इसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और जो चाहे मन इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। है बात समझ, मतलब इस मिसाइल को हम लोग गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पर रहा। यानी कि भारत में कुल 2020 में 1,49,000, ठीक है, मौत हुई दोस्तों। उसमें से 20,000 मौतें कहाँ पे हुए? महाराष्ट्र में हुए। या तो रोड के द्वारा मौत हो गया है, रोड सड़कों में, या फिर सुसाइड, या फिर आत्महत्या यहाँ पे कर लिया गया। तो उस मामले में यहाँ पे महाराष्ट्र जो है राज्य ऊपर में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया लॉस्ट मोर पीपल टू सुसाइड देन कोरोना वायरस इन 2020, सो NCRB डाटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में जो है 2020 में जो है कोरोना से भी ज्यादा व्यक्ति मरे हैं, किसमें? सुसाइड करने में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2010 में कितना था दोस्तों? यहाँ पे 1,35,000 था। ठीक है, वहीं पे 2011 में, 12 में, 13 में, देखिए 14 में थोड़ा सा घटा था, देख रहे हैं ये घटा था, 17 में भी थोड़ा सा घटा था। उसके बाद अचानक 18, 19, 20 ऐसा क्या हो गया दोस्तों, जिसके कारण से जो है ये सुसाइड कर रहे हैं लोग। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अब इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण जानते होंगे कि अभी जो है दोस्तों बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, जिसके चलते आदमी जो है बहुत सारा मेंटेलिटी खराब हो जाता है, मेंटल हो जाता है, और उसके बाद वहां पे सुसाइड कर लेता है। तो आप एक जो है मैं आपके सामने में डाटा रख रहा हूँ, जो कि अपने से काम करने वाले आदमी हैं, उन लोग जो है यहाँ पे 17,332 आदमी 2020 में मरे। वहीं पे जितने भी आप लोग यहाँ पे जो भी बेरोजगार आदमी है 15,662 आदमी डेथ किए। जो कि स्टूडेंट है 12,526 आदमी डेथ किए हैं। जो कि सैलरी लेते हैं, जो काम करते हैं लोग 14,825 डेथ किए हैं। वहीं पे इसी तरीके से हाउस वाइफ देख सकते हैं 22,000, आप समझ सकते हैं। और डेली वेजेज अर्नर जो कि डेली कमाते हैं तब खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा। डेली कमाते हैं तब खाते हैं, 37,666 आदमी जो है मरे हैं। आप समझ सकते हैं इसी से कि ये जो है क्यों मर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून उत्तराखंड में, यानी कि हुनर हाट। तो हुनर हाट का उद्घाटन जो है 30वें संस्करण का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के यहाँ पे उपराज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा जी, और मनोज सिन्हा जी के द्वारा इस एप्पल फेस्टिवल 2021 को जम्मू कश्मीर इसको उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं इसको आप, कश्मीर एप्पल फेस्टिवल इज सक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने बंग बंधु, देखिए बंग बंधु आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, समान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो बंग बंधु आ जाएगा तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, और बांग्लादेश का महात्मा गांधी अगर बोला जाता है तो बंगबंधु को ही यहाँ पे, जगबंधु को भी यहाँ पे बोला जाता है। चलिए, किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से यहाँ पे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे होगा टीवीएस मोटर को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो टीवीएस के जो यहाँ पे सीईओ हो जाएंगे, यहाँ पे राधा कृष्णन जी हो जाएंगे, और वहां पे हेडक्वार्टर हो जाएगा चेन्नई, फाउंडर हो जाएगा टी भी सुंदरम अय्यर, इसीलिए यहाँ से टी भी और ये सुंदरम से एस लिया गया, नाम हो गया टीवीएस। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे इस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कारण क्या है दोस्तों? तो कारण यहाँ पे देखिए, इसका पहले देख लेते हैं फाउंडेड कब हुआ था, 1978 में फाउंडेड हुआ था। ठीक है, और ये पर्यावरण को लेकर के ये जो है कंपनी काम कर रही है, इसी के चलते इसको 2020 का इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलिए, शासन प्रदर्शन पर पब्लिक अफेयर सेंटर के हालिया अध्ययन में कौन सा राज्य टॉपर किया दोस्तों? केरल। ठीक है, तो बड़े राज्यों में सबसे खराब शासन यूपी में दोस्तों, रिपोर्ट बताती है, हम नहीं बोल रहे ऐसा, ये रिपोर्ट बताती है। जितना बड़ा देश उतना बड़ा शासन खराब, जो कि यहाँ पे खराब शासन यानी कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा से शासन कर रहा है, ठीक है, अपना जनता को खुश रख रहा है, तो उसमें जो है सबसे पहले स्थान में दोस्तों केरल। और सही बात है, केरल, तमिलनाडु और ये आंध्रा जो है ना, बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोस्तों, जिसके कारण से यहाँ पे राज्य बहुत अच्छा रहता है। जिस उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश का दावा किया जा रहा है, उसे एक रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर बताया गया है। उस रिपोर्ट में यूपी को बड़े राज्य में सबसे खराब शासन का दर्जा दिया गया है दोस्तों, और ये रिपोर्ट दरअसल देश के राज्यों के लिए तैयार किया गया एक इंडेक्स है, यानी कौन सा राज्य में सबसे अच्छा शासन हो रहा है उसको देखा जा रहा है। तो यूपी जो है सबसे यहाँ पे खराब स्थिति में दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा राज्यों में शासन का पैमाना मापने के लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करती है, और इसके द्वारा यूपी सरकार को गुणवत्ता के आधार पर बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर पाया है, और ये अंतिम रैंक है, समझ सकते हैं, यानी देश के बड़े राज्यों में यूपी से बेहतर शासन है। इस मामले में केरल एक फिर से नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, मैं बोला था ना, चौथे स्थान में छत्तीसगढ़ है, और 5वें स्थान में गुजरात है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि झारखंड जो है 16 स्थान से कूद करके अभी 9वें स्थान में आ गया है, क्योंकि अभी वहां का हेमंत सोरेन सरकार चल रही है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का सीधा सीधी बात हम लोग ये रखें कि आप जो है पुरुष क्रिकेटर में पहली महिला कोच कौन बनी है? तो सारा टेलर जो है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों, कि सारा टेलर जो है पुरुषों के क्रिकेट टीम को आप क्या करने वाली है, यहाँ पे कोच करने वाली है। ठीक है, सीनियर पुरुष टीम की पहली महिला कोच बनी कौन? सारा टेलर। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज विकेट कीपर रह चुकी हैं। सारा टेलर को पुरुष सीनियर टीम में विकेट कीपिंग कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वो काउंटी क्रिकेट में पुरुष टीम से जुड़ने वाली पहली महिला कोच बन गई है, इसको भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। तो इंग्लैंड की सारा टेलर जो है वो विकेट कीपिंग किया करती थी। ठीक है, चलिए, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स जो है उसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने खालिस्तान में जलवायु लचीलेपन, एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए
$251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन कौन, यानी कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और चेन्नई के द्वारा जो है यहाँ पे $251 मिलियन का यहाँ पे क्या किया गया, ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके चलते, जलवायु लचीलेपन, एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण के चलते जो है चेन्नई सरकार और यहाँ पे कौन, एडीबी बैंक के द्वारा $251 मिलियन का यहाँ पे ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI, ठीक है, 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान में रहा, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा स्थान में राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कर्नाटक को कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान, रैंक कितना पॉइंट, 70 पॉइंट। राजस्थान का सेकंड स्थान है दोस्तों जो कि 61 पॉइंट है। हरियाणा का 59.5, पंजाब का 58%। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें यूपी सरकार को देख लीजिए 35.5 जो यहाँ पे पॉइंट मिले हैं, किसमें, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, यानी कौन से राज्य जो है कितना ऊर्जा दक्षता यहाँ पे उत्पन्न करता है और उससे काम करता है, उसको चलते हैं यहाँ पे कर्नाटक सरकार को जो है पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान में राजस्थान सरकार है। ठीक है, चलिए अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का जो है दोस्तों तीसरा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड लेवल में अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग राज्य लेवल में देखें तो उसमें जो है कर्नाटक पहला और राजस्थान जो है दूसरा स्थान में है। लेकिन वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो भारत जो है तीसरा स्थान में बन गया है, जो कि अक्षय ऊर्जा से यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, चलिए कितने भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है, तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, आईएससी बेंगलुरु, बॉम्बे, मद्रास और ये दिल्ली। वहीं पे पहला स्थान का बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, ठीक है, यूएस, और सेकंड में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूएस का है, और थर्ड रैंक में हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी यूके का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट बुक की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सुरेश रैना का जो ऑटोबायोग्राफी है उनका बुक का नाम है बिलीव। वहीं पे बात करें हम लोग सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माय वे, जो इनका ऑटोबायोग्राफी वो सचिन तेंदुलकर का जी का हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है सौरभ गांगुली जी का हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग वीवीएस लक्ष्मण जी का, तो 281 एंड बियॉन्ड इनका बुक का नाम है। और द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह का बुक का नाम है दोस्तों। वहीं पे बात करें हम लोग मास्टरमाइंड का, तो विश्वनाथ आनंद जी का ये बुक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें आई एम नॉट मसीहा, ये हो जाएगा सोनू सूद का बुक। नेक्स्ट हम लोग बात करें अनुपम खेर जी का योर बेस्ट डे इज टुडे, ये हो जाएगा इनका बुक। और चेक बुक एंड अदर स्टोरीज, ये हो जाएगा आपका विनोद ओबेदीन जी का बुक हो जाएगा। एंड विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का जी का ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। वहीं बात करें हम लोग ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोक का बुक हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये हो जाएगा यहाँ पे मैरी के लुकास रिचबैंड। ठीक है, चलिए गीता रेस, ये हो जाएगा लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का बुक। वहीं पे बात करें हम लोग मेरी 51 कविताएं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बुक हो जाएगा। और सूगी बैन का जो बुक हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट का, यहाँ पे सूगी बैन का बुक हो जाएगा। और द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान जी का यहाँ पे बुक हो जाएगा। वहीं पे बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय जी का बुक हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर अरविंद अदिगा का बुक हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग पाटलिपुत्र की समागी, ठीक है, तो ये होगा शरद पगारे जी का। और 30वां व्यास सम्मान से इनको घोषणा किया गया है दोस्तों। और कास्ट जो है BR अम्बेडकर जी का बुक है। वहीं पे बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय जी का बुक हो जाएगा। और वहीं पे बात करें हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज का, तो जोखा अलाती का बुक हो जाएगा। दी ग्रेट इंडियन नोबल किसका बुक है, शशि थरूर जी का बुक है। और हम लोग बात करें लास्ट वन डायरी, तो डिस्पैच जो ये आपका क्वारंटाइन सिटी जो है, ये वन डायरी जो है दोस्तों वो फान फांग का ये बुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आज का सेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन कम रखे थे क्योंकि बीच में दीपावली आ गया था दोस्तों। ठीक है, चलते इसके कारण से हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा कम रखे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो का प्रेप पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।